अब पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। यानी कि गॉस थ्योरम की हेल्प से आपको याद होगा हमने एक बार बताया था कि किसी छोटे चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो डिपार्टमेंट किसके पास है? कूलॉम्ब लॉ के पास है। और अगर किसी बड़े चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो डिपार्टमेंट किसके पास है? गॉस थ्योरम के पास है, ठीक है। तो आज से वो डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आज पहला टॉपिक है डेरिवेशन फॉर, बहुत इजी होता है, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बहुत इत्मीनान समझिएगा। मतलब क्या है कि सारे गॉस थ्योरम के डेरिवेशन एक ही स्टाइल से होते हैं, बस एक पैटर्न याद कर लीजिए, बाकी सब ऐसे ही होगा, ठीक है। क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुने। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड conducting sphere or spherical shell, ठीक है। ओके, कैसे करेंगे देखा जाए। यहां पे 3 केस होंगे, ठीक है। पहला केस, मतलब समझ रहे हैं ना, हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं किसकी वजह से? यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल। बात एक ही है, क्योंकि कंडक्टिंग होगा तो अंदर मटेरियल हो या ना हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चार्ज हमेशा कहाँ रहता है? बाहर रहता है। तो शेल का मतलब हॉलो हो गया, और अगर केवल कंडक्टिंग स्फीयर कह दिया तो सॉलिड हो गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि कंडक्टिंग है इसलिए चार्ज जब भी आएगा तो कहाँ आएगा? सरफेस पे ही आएगा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब टेंशन किस बात की लेनी है कि हमें आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहाँ है। आपको याद होगा हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाली जाती है, राइट। तो यहाँ पे 3 केसेस हैं। सबसे आसान वाला पहले लेते हैं। एट अ पॉइंट P outside of the sphere or spherical shell, ठीक है। दैट इज सीबीएसई बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ये बोला जाता है, दैट इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। बच्चा देख के कंफ्यूज, ठीक है। बात वही लिखी है जो हमने शब्दों में लिखा है, वही चीज सिंबल्स में लिखी है। स्मॉल r क्या होता है? पॉइंट की डिस्टेंस, और कैपिटल R क्या है? स्फीयर की रेडियस। तो अगर आप खुद ही देखिए, डायग्राम बना समझाते हैं आपको। ये स्फीयर आपका, ये इसकी रेडियस है कैपिटल R, और पॉइंट आपने लिया यहां P। रेडियस कितनी R हो गई, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? R हो गई। तो साथ साथ दिखाई दे रहा है स्मॉल r बड़ा हो गया और कैपिटल R छोटा हो गया। नहीं आई बात समझ में? यानी जब पॉइंट बाहर लिया जाएगा, ठीक है, पॉइंट की डिस्टेंस को r से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट जब बाहर है तो ऑब्वियसली रेडियस से बड़ा हो गया स्मॉल r, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। चलो भैया, तो हमने क्या किया, चार्ज कितना है मान लेते हैं, क्यू चार्ज है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, छापने पे ज्यादा फोकस मत करिए, समझने पे ज्यादा फोकस करिए। स्टेप 1, आप चार्ज बॉडी को रिप्रेजेंट कर दीजिए। चार्ज बॉडी की जो डायमेंशन है उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, मतलब सर रेडियस क्या है, साइज क्या है, चार्ज कितना है, किस साइन का है, सब लिख दीजिए आप जो हो सके। स्टेप 2, उस पॉइंट को लोकेट कर दीजिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लोकेट कर दिया, साथ साथ ये भी बना दीजिए कि उसकी डिस्टेंस कितनी है। स्टेप 3, पॉइंट को लेते हुए और चार्ज को सिमेट्रिकली घेरते हुए एक गॉसियन सरफेस बना दीजिए। कैसा बनाएंगे? स्फीयर। पॉइंट, चार्ज और स्फीयर में इस गॉसियन सरफेस स्फीयर बनाते हैं, बाकी हमेशा सिलेंडर बनाते हैं। इसे याद कर लो। आपको याद होगा मैंने एक दिन बोला था कि हम आपको बताएंगे कि गॉसियन सरफेस कौन सा बनाना है, ठीक है। ओके, तो बस सिंपल तरीका है। अगर पॉइंट चार्ज की बात आ जाए
या स्फेरिकल चार्ज की बात आ जाए तो हमेशा गॉसियन सरफेस स्फीयर बनाइएगा, अदरवाइज हमेशा सिलेंडर बनाइएगा। समझ गए? लिख लो कहीं, ठीक है? पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज, ठीक है? वैसे भी पॉइंट को स्फीयर ही माना जाता है, ठीक है? तो पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज जो होगा उसके लिए हमेशा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, अदरवाइज हमेशा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। पॉइंट या स्फेरिकल चार्ज के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, अदरवाइज ऑलवेज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। समझ गए? आओ कुत्तू पानी करते हैं। तो स्टेप 1 क्या था? आपको चार्ज बॉडी को रिप्रेजेंट करना है, उसके साइज के लिए जो भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, उसकी लेंथ, उसकी रेडियस, जो कुछ भी है सब रिप्रेजेंट कर दीजिए। उसके ऊपर जो चार्ज है, जिस साइन का चार्ज है वो लगा दीजिए, कितना चार्ज है वो लिख दीजिए। स्टेप 2, पॉइंट को बना दीजिए, लोकेट कर दीजिए जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पॉइंट लोकेट करिए, पॉइंट की डिस्टेंस को लोकेट करिए अगर पॉसिबल है तो, ठीक है? स्टेप 3, पॉइंट को लेते हुए चार्ज को घेरते हुए गॉसियन सरफेस बना दो। क्या बनाएंगे बताओ? गोला। अरे शेप बताओ, शेप स्फेरिकल, ठीक है? तो P पॉइंट को लेते हुए और इस गोले को घेरते हुए हमने एक गोला धर दिया। समझ गए? तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, दिस इज अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ताकि लोग सर्किल ना समझें, क्योंकि खेल हो जाएगा अगर आप सर्किल समझोगे। अल्टीमेटली एक्चुअली एरिया का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो अगर तुमने सर्किल समझ लिया तो एरिया का फॉर्मूला ठोक दोगे तुम पाई आर स्क्वायर। और हम क्या बना रहे हैं? स्फीयर। एरिया का फॉर्मूला क्या लगना चाहिए? दिल्ली स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला बायो वाले कोचिंग के सामने तो मैथ खड़ा था ये कल। अच्छा, तभी कॉकटेल हो गया। नालायक। स्फेरिकल जो होता है क्या होता है? ठीक है, स्फीयर का एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है भैया, थोड़ा सा ध्यान रखो, 12th का पेपर देने जा रहे हो तो महसूस नहीं होता क्या कि क्लास 12th का एग्जाम है हमारा? महसूस करना सीखो। चलिए, तीसरा स्टेप क्लियर हो गया। जैसे ही तीसरा स्टेप हो जाएगा आपको दिखने लगेगा कि गॉसियन सरफेस के अंदर ये जो चार्ज धस गया है इसी को हम इनक्लोज चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है सुनिएगा। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वहां पे एक छोटा सा एरिया कट करिए। याद है? वैसे बताया था कुछ, डीए वेक्टर बाहर की तरफ बनेगा, कुछ याद आया? सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा, अगर ये चार्ज है प्लस का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में निकालूं तो कैसा साइन मानना पड़ेगा? याद आया कुछ? ये भी बता चुका हूं। प्लस साइन मानते हैं, ये प्लस इस प्लस को क्या कर देगा? धकिया देगा। ये डायरेक्शन किसकी हुई? फोर्स की। और पॉजिटिव पे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्लियर? तो दोनों एरो का मुइया एक ही तरफ है। मुइया मतलब मुंह एक ही तरफ है, तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। आई बात समझ में? आओ कुत्तू पानी करें। फ्लक्स के 2 फॉर्मूले आते हैं हमको, राइट? ठीक है, तो दोनों से फ्लक्स निकाल लेते हैं, दोनों को बाद में बराबर कर देंगे, आखिरी में मामला कल्टी हो जाएगा। दैट इज, यानी कि वी नो दैट, क्या लिखेंगे बेटी? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीए या डीएस। ठीक है, कुछ कुछ बुक में डीएस लिखते हैं, कुछ कुछ बुक में डीए लिखते हैं, है ना? इसको ओपन कर दे, खोल दो इसे। सरफेस इंटीग्रल ये हो गया E इंटू डीए इंटू कॉस थीटा। समझे बॉन्ड बीटा? ठीक है, थीटा कितना है? ले 1/, सब ठीक हो जाए बेटा, सस्ता नशा मत किया। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ये है 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल E इंटू डीए इंटू कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। एक और बात बताई थी, गॉसियन सरफेस पे E का वैल्यू हमेशा क्या रहता है?
दो प्रॉपर्टी बताई थी अगर याद हो तो। गॉसियन सरफेस की दो प्रॉपर्टी दोनों इस्तेमाल कर दी। गॉसियन सरफेस को उस बिंदु से जरूर क्रॉस होना है जहां पे फील्ड निकालनी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, गॉसियन सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। होगा बस, तो ये बाहर आ जाएगा। फाई ई बराबर ई बाहर आ गया। बेटा डरने का नहीं, बहुत आसान होता है। सरफेस इंटीग्रल डीए, ये है डीए। उस सरफेस इंटीग्रल डीए इंटीग्रल मतलब सारे डीए, मतलब डीए 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 डीए, सारे डीए जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया। किसका? कौन सा स्फीयर? गॉसियन सरफेस। समझे बात को? ठीक है, तो ये सरफेस इंटीग्रल डीए क्या हो गया? दिस इज सरफेस एरिया। मतलब लिखा नहीं जाता है लेकिन तुम लोग अज्ञानी हो ना, इसलिए लिख रहा हूं। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर, अब ये ना कही देना सर ये हमेशा स्फेरिकल का ही होता है। जैसा गॉसियन सरफेस बना रहे हो वैसा लिखना है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, लुल्ल हो तुम। गॉसियन सरफेस के रेडियस स्मॉल आर है। चिल्ला रहा हूं, एरिया किसका लिखना है? गॉसियन सरफेस का। कैपिटल आर इस स्फीयर की रेडियस है जो तुम्हारा कंडक्टिंग स्फीयर है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समझे? ये कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। हमें किसका एरिया चाहिए था? गॉसियन सरफेस का। रेडियस कैपिटल आर नहीं होगा, स्मॉल आर। समझ गए? आधा डेरिवेशन हो गया, आधे से बल्कि ज्यादा। अब क्या लगाना है? जीटी, गॉस थ्योरम। तो बाय गॉस थ्योरम, जब तुम बचपन में छोटे थे तो गॉस अंकल ने कहा था तुमसे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है किसके? इनक्लोज चार्ज के। इनक्लोज चार्ज यहां कितना है? Q। जुड़वा दोनों फाई, ये भी फाई ये भी फाई, दोनों जुड़वा बाई बाई। समझे? हाँ, बता दी जुड़वा 2। ठीक है, तो फ्रॉम जुड़वा 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q/ε0। ठीक है, ठीक है, ठीक है। E बराबर कितना हो गया? 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। समझ गए? जादू। फिर बता रहे हैं, ठीक है, फिर सुन लीजिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जिस चार्ज बॉडी का जिक्र हो रहा है डेरिवेशन में, उस चार्ज बॉडी का चार्ज बनाइए, डायमेंशन बनाइए, उसका रेडियस फेडियस जो कुछ है सब लिखिए। दूसरा स्टेप, उस पॉइंट को लोकेट करिए, उसका डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस लिख दीजिए जहां पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तीसरा स्टेप, उस पॉइंट को लेते हुए और चार्ज को घेरते हुए सुटेबल साइज का, शेप का क्या कर दीजिए? एक गॉसियन सरफेस बना दीजिए। पॉइंट और स्फीयर के लिए स्फीयर बनाना है, बाकी सब के लिए सिलेंडर बनाना है। ठीक है। तीसरा स्टेप, जिस जगह पे आपका गॉसियन सरफेस पास होगा वहां पे छोटा सा एरिया कट करके बाहर की तरफ एक डीए निकाल दीजिए। आपको हम ये सब करके बता चुके हैं। ठीक है। उसके बाद तुरंत ही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है वो आपको पता है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो भी एंगल हो वो पहले से लिख लीजिए ताकि आगे रखने में वैल्यू आसानी रहे। ठीक है। अगला स्टेप ये हो जाएगा कि आपको जो क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो लगाना है, आखिरी तक आना है। समझ गए। इसमें क्या होगा, इसको पहले आप ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो cos थीटा मिलेगा, थीटा की वैल्यू रख देंगे तो अल्टीमेटली ई डी ए बचेगा। ई हमेशा कांस्टेंट होता है गॉसियन सरफेस पे, इस वजह से ई का वैल्यू बाहर आ जाएगा। बाकी ये सरफेस इंटीग्रल डी ए जो है उसका मतलब है जो भी आप सरफेस ले रहे हो उसका हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है। तो क्योंकि यहाँ पे स्फीयर था तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यहाँ पे गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ये हो गया। उसके बाद तुरंत गॉस थ्योरम लगाइए, इसमें तो कोई ज़्यादा झंझट है ही नहीं। 1/ε0 टाइम्स वो चार्ज जो इनक्लोज है।
ठीक है। इनक्लोज चार्ज Q है, ये आ गया। अब दोनों सेम टू सेम आपको दिखाई देंगे, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। इच्छा हो तो छाप लो, नहीं कोई बात नहीं। आप सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस ये है कि पॉइंट तुम्हारा यहीं पे आ जाए, सरफेस पे ही आ जाए, ठीक है। कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, ध्यानपूर्वक देखिए। सेकेंड पॉइंट है एट अ पॉइंट P lying on the sphere और spherical shell, यानी इस बार स्मॉल r और कैपिटल R सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ऐसे समझ लो, इसको जस्ट आउटसाइड भी कहा जाता है, या और लिख दे रहे हैं, और पॉइंट इज जस्ट आउटसाइड, ठीक है। तो जो हमारा स्फीयर है वो मान लीजिए ऐसा है, अब गोला बढ़िया बना लेना तुम लोग, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो प्लस साइन हर जगह शो कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैपिटल R और ये P पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r लगभग क्या हो गया, सेम हो गया। तो क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा, बस इस बार स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R, बाकी सेम टू सेम है। लो भैया डेरिवेशन हो गया। अब तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग ऐसे नहीं, वो नहीं हो सकता, ठीक है। कॉपी है से थी हो जाएगी, ठीक है। तो कृपया करके सेकंड पॉइंट वाला पूरा नोट कर लीजिए। अब केस 3 है, अब पॉइंट अंदर आ जाएगा कंडक्टर के अंदर। याद होगा आपको, मैंने एक दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी पढ़ाया था, कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं आती है। चार्ज बाहर है, तो बाहर वाले चार्ज की फील्ड अंदर कैसे आ जाएगी? अंदर है चार्ज, कोई रख दे वो एक अलग बात है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहते सर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती। हो सकती है अगर चार्ज की व्यवस्था अंदर हो तो। फिलहाल चार्ज की व्यवस्था कहाँ है? बाहर है, तो फील्ड बाहर रहेगी, अंदर नहीं आ सकती। इस बात को हम अभी प्रूव कर लेंगे। तो तीसरा पॉइंट है हमारा एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर और स्फेरिकल शेल, यानी इस बार आर पार, आर का वैल्यू कैपिटल आर से कम हो जाएगा, यानी इनसाइड की बात हो रही है, ठीक है। तो डायग्राम में हल्का सा चेंज आएगा, समझ गए ना? हाँ अच्छा ठीक बेटा, मत जलन हो रही तुमको, समझ रहे बार बार दे करके खत्म कर देते हैं, हमको लिखना पड़ता है। चलो ठीक। तो घर में होता है देवरानी जेठानी वाला, आज खाना हम बनाएंगे, सुबह शाम वाला तुम बनाना। लो भैया, तो कंसीडर द सिचुएशन, ये वाला स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है, ये वाला यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग। से पहला स्टेप बॉडी को बनाना है, उसके ऊपर चार्ज शो करना है, चार्ज कितना है वो शो कर देना है। उसके बाद इसकी जो डायमेंशंस हैं वो शो कर देनी है, और जो कुछ भी हो सकता है वो कर देना है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, उस पॉइंट को लोकेट कर देना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट फिलहाल अंदर है, इसकी डिस्टेंस जो है वो यहाँ से स्मॉल r है, ये लोकेट कर दिया। तीसरा स्टेप क्या होता है, P पॉइंट को लेते हुए और हो सके तो चार्ज को घेरते हुए। याद करो गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन बताई थी, इट मे इनक्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज नॉट कंपल्सरी टू इनक्लोज चार्ज। आई बात समझ में? कंपल्सरी क्या है कि उसको उस पे E का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, उसको उस पॉइंट से जरूर पास होना चाहिए जहां पे फील्ड निकालनी है। ये कंपल्सरी नहीं है कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आएगा ही। आई बात समझ में? तो हमने P पॉइंट को लेते हुए और जो कुछ हो सका उसे घेरते हुए हमने क्या बनाया, एक
स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्या बन गया? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। जैसे ये बना वैसे ही दिमाग चला कि अल्लो सारा चार्ज तो बाहर ही छूट गया, इनक्लोज चार्ज कितना हो गया? 0। समझ गई? ठीक। तो अब सारी कहानी खत्म हो गई। जब यहाँ फील्डे नहीं है, जहां चार्जे नहीं बचा, तो फील्ड कैसे आएगा? आई बात समझ में? खैर फिर भी जो हो सकता है सो करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डॉट डीए। अब तुम चिढ़ो तो चिढ़ो, हम यहीं पे जुगाड़ कर देंगे। ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ई कांस्टेंट होता है ना, जितना भी होगा वो कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा। सरफेस इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। बाकी डिसुम डिसुम। ठीक, ओके। बाय गॉस थ्योरम, अच्छा लिख दिया। तो बाय गॉस थ्योरम क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज होता है। यहाँ क्यू इनक्लोज कितना है? लुडिस 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 0। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर देते हैं। कितना हो गया? E इंटू सरफेस इंटीग्रल dA cos थीटा बराबर 0। इतना उठा के 0 की तरह पटक दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? इतनी सिद्धम है ना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। नोट कर लो। देखते हैं E वर्सेस R का ग्राफ इस पूरे सिनेरियो में। E वर्सेस R ग्राफ अगर बनाने को आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अगर बनाने के लिए आ जाए तो कैसे बनाएंगे? E वर्सेस R बोला गया माय डियर, तो पहली बात E ऑन द y एक्सिस एंड R ऑन द x एक्सिस। वेरी इजी ग्राफ। ठीक है, ये पॉइंट R इज इक्वल टू 0 को शो करेगा, यानी ये सेंटर को शो करेगा। तो सेंटर से कैपिटल R तक, यानी जब जिस समय स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल, यानी ये हिस्सा अंदर का हो गया, ये हिस्सा सरफेस पे हो जाएगा और ये बाहर का हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि इतना हिस्सा इनसाइड की कैटेगरी में लिया जाएगा। वैसे इतना डिटेल में बनाया नहीं जाता है, तुम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए करना पड़ रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो होगा ये ऑन द सरफेस की बात है या जस्ट आउटसाइड की बात जिसको कहते हैं, और इसके आगे जो कुछ है वो आउटसाइड में लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर 0 होती है। इसका मतलब यह है कि जब तक 0 से लेके R तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी। होपफुली आपकी आंखों के पट खुले हों। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद सरफेस पे अचानक से एक वैल्यू मिल जाती है हमको, एक वैल्यू मिलती है। वो वैल्यू है सरफेस पे E इज इक्वल टू, वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। उसके आगे जब चलते हैं, मतलब चलते हैं जलते नहीं है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर मिलता है, जिसमें अगर देखा जाए इतना हिस्सा कांस्टेंट हो गया, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट के बाद ये वाला नेचर जो हमने कल पढ़ाया था फॉलो होगा। ठीक है, तो सेंटर से सरफेस तक 0, सरफेस पे ये वैल्यू और सरफेस के बाहर ऐसा वेरिएशन। इस प्रकार से तीनों स्टेज का मिला के ग्राफ संपन्न हो गया। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अब इसके ऊपर एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, वैसे तो चांसेस डेरिवेशन आने के ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है फॉर्मूला बेस्ड। तो सवाल ये है कि यू हैव अ कंडक्टिंग स्फीयर, आपको एक कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब लैंग्वेज में दिया गया है, मैंने इसको बना दिया है ताकि समय कम लगे। ठीक है, दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर पे
जो चार्ज है वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम है और इसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इनसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, एट द सेंटर, सॉरी एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यानी तीनों केसेस के लिए आपसे सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जवाब हो जाएगा कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिना सोचे समझे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा 0 कर दीजिए, सोचने की आवश्यकता ही नहीं। अब बचा बी पॉइंट। बी पॉइंट है जस्ट आउटसाइड का। जस्ट आउटसाइड के लिए फॉर्मूला लगता है 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। एक्चुअली ये 12 सेंटीमीटर कैपिटल R ही है, यानी 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। और Q का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये हो गया 9 इंटू 10⁹। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁷। R का वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन आंसर 10⁵ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या आंसर आ गया? नहीं। डायरेक्शन कौन लिखेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, भूल जाते हो। बस अगले टर्म में गॉस थ्योरम खत्म हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्शन अगर भूलना शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अगले चैप्टर में वेक्टर का रोल बहुत कम है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा बाहर तरफ निकलती है। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड्स आप डायरेक्शन लिखेंगे, तो रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, सी पार्ट पे आ जाते हैं। अब पॉइंट है बाहर, है ना, गौर से देखो, अंधेरे नहीं हो। 12 सेंटीमीटर रेडियस है और पॉइंट 18 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इसका मतलब पॉइंट कहाँ है? पॉइंट इज आउटसाइड। आउटसाइड के से फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁷। R की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, यानी 18 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आंसर 4.44 10⁹। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। 9 है कि 4 है पता नहीं चल रहा भाई। ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁻3 हो जाएगा। हाँ, तो 10⁻4 आएगा ये। 4.44 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रेडियली अवे फ्रॉम, है ना, रेडियली आउटवर्ड कह दो या रेडियली अवे कह दो, है ना। चलो ठीक है, तुम लोग भी क्या याद रखो, रेडियली अवे, ठीक, फ्रॉम द सेंटर या फ्रॉम द स्फीयर। स्फीयर से रेडियली, रेडियली शब्द लिखा है तो आप ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले टर्न पे हम लोग लीनियर वायर वाला पढ़ेंगे। धन्यवाद। चलिए हेडिंग डालते हैं, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेरिवेशन for the expression, derivation for the expression of electric field intensity, derivation for the expression of electric field intensity due to a uniformly charged thin straight infinite wire, thin straight infinite, infinite के लिए कुछ लोग long भी लिखते हैं। ठीक है, thin straight infinite यानी long wire
at a point some distance away from it, at a point some distance away from it. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट टाइम पे जो स्फेरिकल शेल वाला डेरिवेशन कराया था, ये लगभग वैसा ही है, इसमें हल्का सा एक परिवर्तन है कि कंसीडर द सिचुएशन वी हैव अ लॉन्ग वायर लाइक दिस। लॉन्ग वायर मतलब लंबा तार, इनफाइनाइट वायर है, पॉजिटिव इनफाइनाइट एंड दिस इज नेगेटिव इनफाइनाइट। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज ऑल्सो, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो मैं बी पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही ले लेते हैं, आप चाहें तो नेगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसे ही आता है, गिवन, मैं लिख देता हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। बस यही हल्का सा एक परिवर्तन है, बाकी सब तो ओके, आपको आता है, मतलब आई मीन टू से। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो गुरुजी ने क्या क्या सिखाया था जरा याद करिए। सबसे पहले ये सिखाया था कि आप जिस बॉडी पे चार्ज है वो चार्ज बॉडी आप पूरी तरीके से फ्रेम कर देंगे, उसकी जो डायमेंशंस हैं वो लिख देंगे, उसके ऊपर जो चार्ज है वो बना देंगे, और जो चार्ज के बारे में जो कुछ दिया वो लिख देंगे। ठीक, स्टेप 2 क्या था कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की डिस्टेंस मेंशन कर दीजिए, है ना, और उस पॉइंट को लेते हुए, तो तीसरा स्टेप था। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पी पॉइंट की डिस्टेंस बेटा यहाँ से कितनी है, आर। पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना, आर। बात समझ में आ गई। स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप। ठीक है, स्टेप नंबर 3 ये है कि आप बेटा क्या करेंगे, आप पी पॉइंट को लेते हुए और चार्ज को जितना पॉसिबल हो सके घेरते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। कल रट्टा मरवाया था, पॉइंट और स्फीयर के लिए ही केवल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनता है, अदरवाइज हमेशा सिलेंडर बनता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग एक सिलेंडर बना देंगे इस पी पॉइंट से जाता हुआ। समझ गए? तो ये बन गया भैया सिलेंडर। गॉट इट? ये सिलेंडर। ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सिलेंडर कुछ लंबाई होगी ना। मैंने क्या कहा था, जब गॉसियन सरफेस बनाना तो 2 चीजें जरूर करना, उसका नाम जरूर लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, और दूसरा उसके डायमेंशंस लिख लेना। तो एक बात तो क्लियर हो गई, क्या कि सिलेंडर का रेडियस आर हो जाएगा, जो पॉइंट की डिस्टेंस थी वो इस सिलेंडर की किसका काम करने लगेगा, रेडियस का। समझ गए कि नहीं समझ गए? और प्लस सिलेंडर में एक और आइटम होता है, क्या, सिलेंडर की लेंथ, वो भी लिख लिया हमने। ठीक है, कोई मतलब जल्दबाजी वाली बात नहीं और कोई भी जबरदस्ती वाली बात नहीं, जो चीजें हैं वो जैसी हैं वैसी। ठीक है, पहला स्टेप, जो बॉडी चार्ज है उसको वैसे के वैसे शो कर देना, अगर चार्ज वगैरह कुछ दिया हुआ है तो वो लिख देना। दूसरा स्टेप, पॉइंट को लोकेट कर देना, कितनी दूरी पे है ये बना देना। तीसरा स्टेप, पॉइंट को लेते हुए और बॉडी को चारों तरफ से घेरते हुए एक गॉसियन सरफेस बना देना सुटेबल। ठीक है, तीसरा स्टेप, मतलब तीसरे स्टेप में ही मतलब गॉसियन सरफेस जब बनाएंगे तो उसके स्पेसिफिकेशंस लिख देना कि वो कैसा गॉसियन सरफेस है। दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, उसके डायमेंशंस के बारे में लिख देना। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप क्या होता है, मतलब इसी स्टेप में, तीसरे में ही एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, वो है इनक्लोज चार्ज, कि जितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज फंस जाएगा, बताओ कितना चार्ज फंसा, चार्ज यहां से लेके यहां तक का चार्ज इसके अंदर का, ये वाला चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है कि नहीं, बाकी बाहर है, राइट। केवल L लेंथ का चार्ज जो है वही केवल सिलेंडर के अंदर है। तो इतना जो चार्ज है उसी को तुम लोग क्या कहते हो, इनक्लोज चार्ज। ठीक है,
तो सबसे पहला प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये आके खड़ा हो गया कि इनक्लोज चार्ज है कितना, क्योंकि तुम्हें क्या लगाना है, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम लगाने के लिए तुम्हारे पास इनक्लोज चार्ज होना चाहिए। देखो मैं बता देता हूँ, देखो ना बहुत आसान है, इसको अलग से एक स्टेप हमें बढ़ाना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे बता। देखिए आपको पढ़ाया था गुरुजी ने, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद आया कुछ? क्लियर होता है? तो अगर आपको सिर्फ इनक्लोज वाला चार्ज चाहिए तो लेंथ भी हमारी इनक्लोज वाली ही होगी। गॉट इट? बोलो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, अलग लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, होता है नहीं होता है? हमें कौन सा चार्ज चाहिए, हमें इनक्लोज वाला चार्ज चाहिए। तो इनक्लोज वाला चार्ज कितनी लेंथ में है, एल लेंथ में। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू, बात समझ में आ गई? तो हम स्टेप नहीं बढ़ाएंगे आपका, डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं कि इनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। कोने होने में कहीं लिखना हो तो लिख लेना अपना, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे कि कैसे आ गया ये। ठीक है, बाय द वे इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुरू करें? अब वही है जो कल किया था, क्या इसको रब कर दे, बोलो। अब एरिया वेक्टर शो करना है। देखो भैया यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डीए बाहर की तरफ। यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, बाहर की तरफ। यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, बाहर की तरफ। याद आया? ऐसे ही बनाया था। क्लियर? प्लेन सरफेस से नॉर्मली बाहर की तरफ और कर्व्ड सरफेस में नॉर्मली बाहर की तरफ। ठीक, अब देखो बेटा, अगर आप इस जगह पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ तो यहाँ पे पॉजिटिव मानेंगे आप, ये प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा, बोलो, तो ये डायरेक्शन फोर्स का होगा और यही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, यानी इस वाले प्लेन सरफेस यानी P1 वाले प्लेन सरफेस पे एंगल कितना हो गया, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यानी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए इधर भी आ जाइए, वही काम करते हैं। अगर इस पॉइंट पे भी मैं प्लस मान लूं तो ये प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा तो फील्ड किधर आ जाएगी, बाहर की तरफ। तो एंगल E और DA के बीच में कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई? यानी ये सेकंड प्लेन सरफेस जो है, आप यहीं पे लिख दीजिए, मतलब ज्यादा वो नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ये चलो अच्छा लिख ही देंगे। अभी एक जगह और बची है, ये वाली जगह। यहाँ पे अगर पॉजिटिव मान, 3 जगह है ना, 3 जगह एरिया शो किया तो 3 जगह फील्ड चेक करनी है। ये प्लस है, ये भी प्लस धक्का मार देगा तो यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, यहाँ थीटा कितना हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी यही वाला फ्लक्स बचेगा, बाकी 2 साइड वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट जो डेरिवेशन किया था बेटा स्फीयर वाला, ठीक है, छापने से बेटर समझना होता है। ठीक है, लास्ट टाइम पे जो हमने स्फीयर वाला किया था उसमें केवल एक ही बार थीटा देखा गया था। कुछ लोगों के दिमाग में चला पिछली बार तो केवल एक ही थीटा था, यहाँ 3 निकलवा रहे हैं। तो पिछली बार स्फेरिकल था। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं। जब भी सिलेंडर का केस आएगा आपको ये 3 बार करना पड़ेगा। अभी आगे 2 डेरिवेशन और आ रहे हैं, उनमें भी करना है। आई बस उनमें क्लियर हो गया, टेंशन नहीं लेने का, होगा वही तरीका, बस चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी और कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 चीज़ें बढ़ गई हैं। पहला इनक्लोज चार्ज निकाल लेना लैम्डा इंटू एल, और दूसरा 3 जगह पे थीटा चेक करना। शुरू करें आगे। तो देखिए वी नो दैट जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, सबको पता है, प्लेन सरफेस, पहले प्लेन सरफेस के थ्रू फ्लक्स प्लस दूसरे प्लेन सरफेस के थ्रू फ्लक्स प्लस कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स। ये वाला सरफेस कर्व्ड वाला हुआ कि नहीं हुआ, सी लिख दो यहाँ पे, सी स्टैंड्स फॉर कर्व। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं हम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA, किसके लिए, पहले प्लेन सरफेस के लिए। सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA किसके लिए,
दूसरे प्लेन सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए किसके लिए? कर्व सरफेस के लिए। बात समझ में आ गई? सबको खोल दो फॉर्मूले को। फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल P1, ये क्या बन जाएगा? ई डी ए कॉस 90। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, पहले वाले प्लेन सरफेस थीटा 90 था, एक स्टेप कम हो जाएगा केवल। ये ई डी ए कॉस फिर से 90, सेकेंड वाले प्लेन सरफेस पे 90 डिग्री है। और तीसरा वाला ई डी ए कॉस 0, तो cos 90 is 0, cos 90 is 0, cos 0 is 1, यानी ये दोनों लुडिस हो गए। ठीक है, ये 0 हो गए, क्या बचा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल फॉर द कर्व्ड सरफेस E इंटू डी ए। सबको पता है गॉसियन सरफेस पर E का वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट, तो E बाहर आ जाएगा, ध्यान से देखना। फाई E बराबर E बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्व्ड सरफेस डीए। इसका क्या मतलब हुआ? कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई इंटीग्रल डीए का मतलब सरफेस एरिया, लेकिन कौन सा सरफेस एरिया? कर्व वाला। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? 2 पाई आर एच। एच होता है, एच की जगह यहाँ पे क्या लिया है हम लोगों ने? एल लिया हुआ है, एल साफ साफ लिख लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या बन जाएगा? 2 पाई आर एल। तो ये बन गया हमारा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आधा काम हो गया, मेन टेक्निकल काम यही होता है। बाकी क्या लगाना है? अगला स्टेप गॉस थ्योरम, मतलब वही तरीका जो कल बताया था। फ्लक्स एक बार इन वाले फॉर्मूले से निकालना है, एक बार गॉस थ्योरम से निकालना है, दोनों जुड़वाएंगे, बराबर कर देंगे, काट पीट के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो बाय जीटी आप पूरा लिखेंगे जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो गॉस थ्योरम कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स द क्यू इनक्लोज। मेरे हिसाब से क्यू इनक्लोज निकाल चुके हैं हम लोग। कितना होता है? लैम्डा इंटू एल। इसी दिन के लिए पाल रखा था इसे। तो क्योंकि क्यू इनक्लोज हमारा लैम्डा इंटू एल है, देयरफॉर फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर, ये भी फाई, ये भी फाई, दोनों भाई भाई। ठीक है, तो बराबर हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, समझ गए? कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 2 पाई आर बेटा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे एक और कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्ट नहीं बल्कि समझाने वाला पॉइंट। आपको हमने चिल्ला चिल्ला कहा था कितना भी बड़ा गॉसियन सरफेस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेप और साइज पे, शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए वही हुआ, एल हमने काट दिया यहाँ से। इसका मतलब कितना बड़ा भी हम कितनी भी लेंथ का गॉसियन सरफेस ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? एल कटना सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस हमारे लिए मैटर नहीं करती, यानी साइज ऑफ गॉसियन सरफेस मैटर नहीं करता। ठीक, बाकी आ गया E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर आपको इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल करना पड़ जाए तो मैं सजेस्ट करूंगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, इस फॉर्मूले से करना। समझ गए? क्या किया हमने? 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ऐसे तुम क्या करते 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सबकी वैल्यू रखते अलग अलग, जो कि थोड़ा सीबीएसई वालों के लिए दर्द ज़्यादा हो जाता। दर्द आईएससी वालों के लिए भी होता, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए बड़ा दर्द होता। तो इससे बेटर ये था कि हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना दिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता होती है 9 × 10⁹। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट क्या कर लीजिए, चलो ग्राफ भी बता देते हैं। अगर इस जगह पे E वर्सेस R ग्राफ बनाने को आ जाता तो हम क्या करते?
अगर होशियार है तो समझ में बताइए कैसा बनेगा। E वर्सेस R का ग्राफ है, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, करेक्ट आंसर। देखिए भाई इतना हिस्सा तो कांस्टेंट है ना, क्या लिखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। जो भी बॉडी यूनिफॉर्मली चार्ज होती है उसके लिए लैम्डा अगर है या सिग्मा है या रो जो भी है बॉडी में, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। समझिएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी मतलब अगर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो लैम्डा कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है तो सिग्मा कांस्टेंट, और यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है तो रो कांस्टेंट। ठीक है, तो लैम्डा कांस्टेंट है, ये 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट जब से पैदा हुआ तब से कांस्टेंट है, यानी कुल मिला के इतना हिस्सा क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी अल्टीमेटली क्या बचा, E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। तो इसकी सिचुएशन क्या लगता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कॉपी। चलिए एक क्वेश्चन जो एज इट इज पूछा गया कई बार बोर्ड एग्जाम में, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए। ये मेरी शीट में वैसे क्वेश्चन नंबर 36 पाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में, एनसीए, खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखिए, उससे क्वेश्चन नंबर से आपको मतलब नहीं। क्वेश्चन लिखिए, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस a field of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. An infinite line charge produces a field of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. At a distance of 2 centimeter. At a distance of 2 centimeter. Full stop. Calculate the linear charge density. Calculate the linear charge density. ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीबीएसई में भी और आईएससी में भी। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिन लोगों को आ जाए फटाक से कर लें। ठीक है, और जो नहीं कर पा रहे हैं, हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम कर दे रहे हैं, लगा रहे हैं। करेंगे क्या, करिए। अच्छा हाँ, तो बहुत ही निहायत घटिया सवाल था ये। लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज गिवन 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb and the distance of the particle is 2 centimeter, means 2 into 10 to the power minus 2 meter। और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से चाहिए था। फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के जैसे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, बट न्यूमेरिकल लगाने के मामले में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R करना ही अक्लमंदी है। E बराबर कितना E दिया है, 9 into 10 to the power 4, ये कितना है 9 into 10 to the power 9, ये 2, ये लैम्डा R2 into 10 to the power minus 2, सब डिसम करके 10 to the power minus 7। लैम्डा का यूनिट कूलम पर मीटर। ठीक है, कॉपी। हेडिंग डालिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, अगला डेरिवेशन फॉर, बात नहीं करें, लिखते जाए साथ साथ। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin plane infinite sheet whose surface
charge density is sigma, whose surface charge density is sigma. ठीक है, मैं मतलब हेडिंग बिल्कुल सीबीएसई में जैसे क्वेश्चन आता है हम उसके हिसाब से लिख रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही लिखाया आता है सीबीएसई में. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन इनफाइनाइट शीट whose surface charge density is sigma at a point some distance away from it, some distance away from it. डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे, मतलब मेरे बताने के पहले आप सोच रहे होंगे या सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा हेडिंग कैसे हो सकता है. ठीक है, तो मैं हेडिंग कम पूरा क्वेश्चन लिखवाया हूँ, पिछली बार भी उसके पिछली बार भी जब स्फीयर वाला किया था. आई वाज ऑन में. अब ये चीज थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली, तरीका वही रहेगा, गॉस थ्योरम में वही तरीका है. गॉस से देखिए, फिर से शुरू करते हैं. बेटा मानो, यानी कंसीडर द सिचुएशन कि तुम्हारे पास एक पतला सा चार्ज शीट है, चार्ज्ड शीट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है दोनों साइड से. अब यू कैन सी ओनली वन साइड है. ठीक है, तुम्हें केवल एक साइड दिख रही होगी, लेकिन इसके जो पीछे वाला साइड है उसमें भी उतना ही चार्ज होगा. द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट इज गिवन सिग्मा, ये दिया हुआ है. तो पहला स्टेप, जो चार्ज बॉडी दी गई है उसको प्रॉपरली मेंशन कर दीजिए, कौन सा चार्ज है वो मेंशन कर दीजिए, और जो कुछ भी डायमेंशन दे रखी है लिख दीजिए. अब ये आप सोच रहे हो कि उड़ता पन्ना किसे बना रहे हैं. उड़ता पन्ना नहीं बना रहे, ये इनफाइनाइट शीट है जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं. तो इनफाइनाइट शीट का एक छोटा सा पार्ट कट करके दिखाया है. इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी शीट. ठीक है, बहुत बड़ी शीट का एक छोटा सा हिस्सा काट के आपको दिखाया गया है. ठीक है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दूसरा स्टेप क्या होता है, उस पॉइंट को लोकेट कर दीजिए. ठीक है, बेसिकली मैं आपको पहले साइड व्यू दिखा देता हूँ. ये है शीट, ऐसे समझिए. ठीक है, शीट के इधर भी पॉजिटिव है और शीट के इधर भी, समझ रहे ना, यही शीट है. ये ऐसे मतलब आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है, आप ऐसे इसका ऐसे वाला व्यू देखिए, साइड वाला. ठीक है, प्लेन शीट है ना, तो फ्लैट है ये, ऐसा मतलब है कि उड़ जैसा रहा है कुछ. प्लेन शीट लिखा होगा, प्लेन इनफाइनाइट शीट. आई वाज वन में. तो पॉइंट तुम्हारा कहाँ है, यहाँ पे पॉइंट है. ठीक है, मैं इत्मीनान से आराम से बढ़िया आपको बना के दिखाता हूँ. ठीक है, देखिए, तो ये है आपकी वो शीट, ये वाली. इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है. ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, ये बुक्स में जब देखेंगे तो बुक्स में ऐसा बना नहीं मिलता है. आपको कहाँ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है. आप क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, पॉइंट और स्फीयर को छोड़ के, ठीक है, हमेशा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं. तो यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, एक सिलेंडर. इस पी पॉइंट को लेते हुए और शीट को आर पार करते हुए. समझ गए ना आर पार का मतलब. दिखाओ, इत्तेफाक से वही बंदा है, उसी कॉपी और कॉपी भी वही है. ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो ये है. कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. ठीक है, आएगा समझ में. मतलब ये शीट है, इधर से पॉजिटिव चार्ज है, इधर से पॉजिटिव चार्ज है, और पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे इस जगह. तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालनी, तो तुमने एक समझ गए, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. ठीक है, तो अब सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात ये है कि ये जितने हिस्से में सिलेंडर था, गोल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये चार्ज, ये इनक्लोज चार्ज हुआ, नीचे गिर गया. एक और ये वाला दिख रहा है. ठीक, ये इनक्लोज चार्ज होगा ना भाई, सिलेंडर जब अंदर घुस जाएगा, लो ऐसे. अरे ठीक है, सब जाओ. ठीक है, तो ये इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जो इनक्लोज चार्ज होगा वो ये वाला आ जाएगा. समझ गए, वेरी समझदार. और समझाएं, धन्यवाद. हमारे अनय भैया जो हैं प्रैक्टिकल करवाने में बहुत काम करते हैं. कहीं ये लैब टेक्नीशियन है ना बन जाए,
खैर कोई बात नहीं, ये देखिए समझ में आया। तो इसको मैं शो कैसे करूंगा यहाँ पे, मतलब ये हिस्सा जो होगा इतना चार्ज, ये वाला हिस्सा, ये वाला इतना शीट का हिस्सा जो होगा, अगर मैं इसका समझिए ध्यान से, समझ गए ना, यानी इतना हिस्सा जो होगा, इतने हिस्से का चार्ज क्या बनेगा, इनक्लोज चार्ज। ठीक है, तो एरिया अगर मैं इस साइड का ए ले लूं तो इधर का भी ए होगा और इस सरफेस का भी क्या होगा, मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इनक्लोज चार्ज निकालना, याद करो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, याद आया। हमें कौन सा चाहिए, इनक्लोज चार्ज चाहिए। तो इनक्लोज चार्ज कितने एरिया में लिया तुमने, ए एरिया में। इनक्लोज चार्ज कितना हो गया बताओ, सिग्मा इंटू, मतलब सीधा याद कर सकते हैं, लेमडा है तो लेमडा इंटू एल और सिग्मा है तो सिग्मा इंटू ए। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। इनक्लोज चार्ज की व्यवस्था हो गई सिग्मा इंटू ए। बात समझ में आ गई। मैं फिर से क्लियर बोलता हूँ, समझिए। हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है, प्लेन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हुज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसके साइड में एक पॉइंट दिया गया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पी पॉइंट को लेते हुए और शीट को आर पार करते हुए, मतलब शीट का चार्ज घेरते हुए हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया। आई बात समझ में। इतना हिस्सा, जितना हिस्सा शीट का सिलेंडर के अंदर फंसा हुआ है, इतने हिस्से का चार्ज ही क्या कहलाएगा, इनक्लोज चार्ज कहलाएगा। तो इनक्लोज चार्ज का फॉर्मूला सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बता दिया। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, एक चीज और बताते हैं। ठीक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वैसे बेटर, इससे बेटर तो यही है। ठीक है, और देखिए, ये बेटा पहला प्लेन सरफेस है, ये दूसरा प्लेन सरफेस है। इसका अगर आप छोटा सा एरिया वेक्टर बनाओगे तो इधर बनेगा, इधर बनेगा। इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा, इधर नहीं बनेगा, बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज है, अगर तुमने प्लस इधर माना, बोलो तो प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आ जाएगी, थीटा कितना हो गया, ये प्लस है, इधर प्लस मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इधर। ई और डी ए के बीच का एंगल कितना हो गया। अब एक कर्व्ड सरफेस लेना है, तीन सरफेस होते हैं ना, पहला प्लेन सरफेस ये था, दूसरा प्लेन ये और तीसरा हो गया ये कर्व्ड वाला। तो ये डीए ले लेते हैं। इस जगह पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो किधर आएगी, नहीं समझे बात को, थीटा कितना हो गया, पल्ले पड़ा। यानी कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा 90 है और दोनों प्लेन सरफेस के लिए कितना है, 0। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इससे बेटर यही वाला डायग्राम था। ठीक है, तो इसको हटा देते। नॉर्मली ऐसा बन के आता है बुक्स में। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। को तो एक बार फिर से बता दें, समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर से देख लीजिए। कंसीडर द सिचुएशन, ये हमारे पास है इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इनको समझ में आ गया और लिख सकते हैं, चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है। पॉइंट डोमिनेटेड शीट और प्लेट में फर्क होता है, शीट पतली बोली जाती है और प्लेट मोटी बोली जाती है। अगर ये प्लेट होता तो डेरिवेशन बदल जाएगा, मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। ठीक है, वो लास्ट डेरिवेशन होगा। ठीक है, अभी शीट के मामले में काम हो रहा है। तो ये इसका हम चार्ज ले लेते हैं, दोनों साइड में चार्ज होगा तो हम दोनों साइड में बी पॉजिटिव प्लस बना देंगे। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप पॉइंट लोकेट करिए जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे, जिसने नहीं सोचा वो मूर्ख है, जो सोच रहा है उसके लिए ठीक है कि यार ये इसका डिस्टेंस नहीं बताया इन्होंने कि पॉइंट कितनी दूरी पे है। ठीक है, आपकी लंबाई है कुछ, ठीक है, आपकी लंबाई की क्या औकात, यहाँ से वहाँ, यहाँ से दिल्ली तक की। दिल्ली 440 किलोमीटर यहाँ से, आपकी 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर भी नहीं, मैं कहता हूँ 100 मीटर भी नहीं है, बहुत कम है। यानी इन कंपैरिजन टू दैट लेंथ आपकी लंबाई कुछ नहीं है। वही हाल यहाँ है कि शीट बहुत बड़ी है, उसके कंपैरिजन में ये पॉइंट जो है वो इसकी विसिनिटी में है, अर्थात बहुत क्लोज है। इस वजह से इसकी डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आई बात समझ में? वैसे भी तुम पॉइंट दूर ले लोगे, सिलेंडर बड़ा बनेगा, और बड़ा सिलेंडर बनेगा उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, बना लो बड़ा, कोई दिक्कत? ठीक, तो अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं आप जानते हैं, नहीं पता हो तो अभी बताओ एक बार फिर अनंत त्रिवेदी जी की कॉपी उठाएं। त्रिवेदी इतना याद आता हो घर में कि हाँ कॉपी फाड़ दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एक सिलेंड्रिकल जीएस गॉसियन सरफेस। यहां पे इसके अंदर जो हिस्सा फंसेगा इतना हिस्सा, ठीक है, इतने हिस्से का एरिया मैं ए ले लेता हूं, और जो इनक्लोज चार्ज इसके अंदर फंसेगा वो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब यहाँ पे दो सरफेस प्लेन है, एक प्लेन P1 एक प्लेन P2, तो यहाँ पे छोटा सा एरिया लेंगे DA इस तरफ बनेगा, और यहाँ पे छोटा सा एरिया लेंगे DA इस तरफ बनेगा। जब आप पॉजिटिव मान लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, समझ नहीं रहे हो तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी, और इधर पॉजिटिव लेने से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी, तो यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी थीटा 0 हो जाएगा। और पूरे कर्व्ड सरफेस पे यहाँ 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 जहाँ दिखाना हो वहां दिखा दो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये हो गया एरिया वेक्टर DA, और यहाँ पे अगर आप प्लस एज्यूम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इधर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कर्व्ड सरफेस में C फॉर कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस में 90 डिग्री हो जाएगा। एक और रीजन मिल गया, क्यों लेंथ नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि आप लेंथ ले भी लोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है कि नहीं? अगर आप लेंथ बड़ी ले भी लोगे तो या L की वैल्यू कुछ ले भी लोगे यहां से वहां तक, तो अल्टीमेटली जब एरिया निकालने के बाद थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो cos 90 सब कुछ 0 कर देगा। नहीं समझे? क्लियर? कई रीजन दे दिए कि लेंथ क्यों नहीं ले रहे हैं। क्लियर? अब बाकी कहानी घर घर की वैसी है कहानी। क्या करनी है आपको पता है। सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। याद करो, याद करो, वंस अपॉन अ टाइम इन यूरेका इंस्टीट्यूट by Atul Tiwari sir, phi E is equal to phi from first plane surface, phi from second plane surface and phi from curved surface। ठीक, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल फ्रॉम प्लेन सरफेस E डॉट DA, सरफेस इंटीग्रल E डॉट DA किस सरफेस का, प्लेन वाले का, प्लेन नंबर 2, सरफेस इंटीग्रल E डॉट DA कर्व्ड वाले का, फिर ओपन करेंगे, फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई DA cos थीटा P1, सरफेस इंटीग्रल ई DA cos थीटा P2, सरफेस इंटीग्रल ई DA cos थीटा, ठीक है। और C, थीटा की वैल्यू रखना भूल गए, 0 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, cos 90 वैल्यू कितनी होती, 0, ये हिस्सा लुडिस 1 1 है, गुम्मा मार देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम सेम है। कैसे सेम सेम है? अरे भाई ये भी E डॉट DA आ रहा है, ये भी E डॉट DA आ रहा, पहला प्लेन सरफेस दूसरा प्लेन सरफेस है तो सेम ही चीज है ना। तो आप दोनों में से किसी एक को लिख लो और क्या कर लो, 2 टाइम्स लिख लो। तो 2 टाइम्स ऑफ सरफेस इंटीग्रल फ्रॉम द फर्स्ट प्लेन सरफेस ई DA। किसी कोई आपत्ति, विपत्ति, धूप बत्ती, अगरबत्ती, चाय पत्ती, मोमबत्ती, कोई बत्ती नहीं ना? ठीक, समझ में आ गया। ई का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, चाहो तो लिखो चाहो तो ना, चलो जो बहुत इच्छा है तुम्हें लिख देते हैं। ई इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, उसको आना ही होगा। 2 इंटू ई सरफेस इंटीग्रल P1 DA, DA मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका, फर्स्ट प्लेन सरफेस का। तो चाहे फर्स्ट प्लेन हो, चाहे सेकंड प्लेन हो, चाहे ये वाला हो, सब कितने के हैं, एक के।
है ना? तो फाई ई बराबर 2 ये समझे? 2 ये। अब यहां लिखते हैं वी नो दैट भारी में से और बाई जीती क्या जीती? फाई ई बराबर 1/ε0 क्यू इनक्लोज। ये देखा लग रहा है, सिग्मा है, ठीक है? बस जरा सा माहौल हल्का किया नहीं कि देवरानी जेठानी इतने जुट गए। 1/ε0 ये हो गया सिग्मा इंटू ए, ठीक है? सेम बोला है, सेम नहीं बोला, ठीक है? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टू ये सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो फिर से ए से लुड़िस ये फिर से सिद्ध कर रहा है कि तुम कितना भी चौड़ा सिलेंडर ले लो, अल्टीमेटली उसको कट जाना है, ठीक है? तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर कोई कहे कि E वर्सेस R का ग्राफ बनाओ, ठीक है? तो पहली बात तो ये टोटल आइटम कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज लिखा है, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 जब से पैदा हुआ तब से कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट खानदानी कांस्टेंट है, यानी कुल मिला के सब कुछ कांस्टेंट है। यानी जो कांस्टेंट होता है उसके लिए ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस बनता है। यानी E कांस्टेंट है तो E के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन बनती है, ग्राफ फिनिश। नोट करिए।